हाँ प्यारे बच्चों, मेजरमेंट इज कंटिन्यू यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट में डिस्टेंस नापी जा रही थी, जिसमें पार्ट ए बाय इको मेथड हो चुका था और पार्ट बी ट्रायंगुलेशन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ओके, पार्ट बी ट्रायंगुलेशन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। इसमें देखिए दो पार्ट करना और कोई मैन मेड टावर, ठीक है, आर्टिफिशियल। पहाड़ी में और टावर में ये अंतर है कि पहाड़ी का सेंटर पता करना मुश्किल होता है, बेस का सेंटर। टावर का पता लगाया जा सकता है। जैसे ये टावर है, समझ लो। इसके बेस अगर चारों तरफ घूम लो तो 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी, जैसे आर का प्लस हो जाएगा। यानी सेंटर से यहाँ तक का आप एक्सपेरिमेंटल पता लगा सकते हैं और फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में नाप के अपना तंबू गाड़ सकते हैं, ऑब्जर्वेटिंग प्लेस। यानी आपको इस टावर के बेस के बिल्कुल सेंटर से ये बेसिक डिस्टेंस कंफर्म है, इसको साधारण तौर पे नाप सकते हैं, ठीक है। हाइट सीधी नहीं नापी जा सकती, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट अगर लेंगे हाइट ऑफ ए टावर। फर्स्ट पार्ट हाइट ऑफ ए टावर, ठीक। और इसकी हाइट में फाइंड करनी है, ठीक। और ठीक सेंटर से ये डिस्टेंस पता लगाई जा सकती है, ये ऑब्जर्विंग प्लेस, ठीक है। हेडिंग लिख के हाइट ऑफ ए टावर, सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ से इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया जाएगा। ये बड़ा आसान होता है नापना। एक मशीन होती है, छोटी सी पाइप होता है उसमें, उसके अंदर देखते हैं और जैसे ऊपर करते हैं उसका एंगल मेजर होता रहता है, ठीक है। एक एंगल मेजरमेंट लगा रहता है यहीं पर। तो जैसे ऊपर करते करते उसे चोटी दिख जाएगी टॉप, वो वहीं रोज देंगे, देखने कितना एंगल हुआ। वेरी इजी। और ये आपने ना भी लिया भाई, यहाँ से पहले तो लपेटा लिया, 2 पाई का पता लिया, 2 पाई से लपेट देकर आर का पता लिया, यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ से आपने एक्चुअल तौर पर नाप लिया, तो इस तरह से सेंटर से डिस्टेंस 10 लीजिए। यानी ये एंगल और आर आप एक जगह पे आराम से नाप सकते हो। और फिर रह क्या क्या हाइट नापना है? आर तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल। तो हाइट डाल दिया, हाइट ऑफ टावर, डायग्राम बन गया। अब क्या लिखना है उसको ढंग से सुने, बिल्कुल इस तरह से सुने जैसे ये काम हम कर रहे हैं। मैं और आप लोग मिल के, हमारा प्रोजेक्ट है इस टावर की हाइट फाइंड करनी, और हम अपना खाना पीना तंबू और एपरेटस लेके यहाँ पे डेरा डाल देंगे। आप ऐसे 2-3 बच्चों को कहा, बच्चों जाओ इसका गोल घेरा नापो, उसकी रिपोर्ट मुझे दो। और अन्य बच्चों को कहा कि आप यहाँ से लेकर नाप करो कितना दूरी है। रिपोर्ट आएगी मेरे पास, आर का पता चल गया और डिस्टेंस पता चल गया, तो पूरे आर का पता चल गया, ठीक है। चलो बच्चों जो मेरे पास आ जाओ, और अब एंगल नापो, एंगल भी नाप लो। इस तरह से यहाँ हमने धरती पर रह के बिना ऊपर जाए ये 2 काम पता करना है। उसके बाद में क्या करना है,
उसको हम क्या करेंगे कि हाइट और बेस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर h अपॉन बेस r। थीटा ही पता है तो tan थीटा पता चल जाएगा, और r भी आपने गुणा भाग करें h की कैलकुलेशन हो जाएगी। सो h इज इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है, तो फाइनली सुने, हेडिंग हाइट ऑफ टावर डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद आपने जो जो करा वो लिख देना। मैं बोल रहा हूँ एक बार क्या क्या लिखना है 3-4 लाइन में। फर्स्टली measure the distance of our observating place from center of base of tower. It is R. At P, measure the angle of elevation of top of tower. Let it is theta. Now in diagram और लिख देते हैं। Okay? So by knowing r and theta, we can calculate the height of tower. That's it. 2-3 लिखनी है, उसको वही 2 पॉइंट लिख देना कहानी। सेकेंड पार्ट, नोट्स हैंड टू हैंड, डायग्राम 2-3 लाइन और ये 2 पॉइंट्स जो लिखा है लास्ट में। सेकेंड पार्ट, हाइट ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन में जरा सी गड़बड़ है, क्यों इसका सेंटर ऑफ बेस का पता नहीं लगाया जा सकता, पर ट्रायंगुलेशन मेथड में इसको आप कर लें। ये पहाड़ है ना, सबसे ऊंची चोटी ये वाली है। अब ठीक इसके नीचे कैसे आएंगे, ये कैसे नापा जाएगा, ये तो नाप नहीं सकते आप, तो यहाँ से लोगे ऊपर ऊपर। पर जब समतल आ जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल पार्ट आ जाएगा, तो आप क्या करो, यहाँ तो जा नहीं सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तंबू यहाँ गाड़ोगे ऑब्जर्वेटिंग प्लेस, और एक कुछ पीछे हट के एक तंबू और गाड़ोगे। देयर आर 2 ऑब्जर्वेटिंग प्लेस, P एंड Q। आप यहां से कितना दूर है नहीं नाप सकते, पर अपने 2 तंबुओं के बीच डिस्टेंस नाप सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। ठीक, और अब यहां से एंगुलर एलिवेशन नाप लोगे इसका, और यहां से भी नाप लोगे। ये दोनों तो नापना आपके हाथ में है, θ1 θ2, और दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस जो आपके हाथ में, इतना तो नाप सकते हो बैठ के, इतने से भी काम चल जाएगा। पूरी हाइट नापी जा सकती है। इमेजिन, एंड दिस इज द हाइट ऑफ माउंटेन। ठीक है, इसको ये कह दीजिए, इसको ओ कह दीजिए। ओ से पी तक नापना संभव नहीं है। जब आप चलोगे यहाँ से, चल रहे ऊपर उठ जाओगे, ये यहाँ कहाँ पहुँचोगे। ओ से तो कोई डिस्टेंस नाप ही नहीं सकते, पी की विच इज दैट डिस्टेंस आप नाप सकते हो। ये डायग्राम सर्वप्रथम बनेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो जो कर रहे हो वो लिख देना। इन दिस मेथड देयर आर 2 ऑब्जर्वेटिंग प्लेसेस, P एंड Q। ठीक है, on a line joining these 2 places to base of mountain। एक लाइन में होंगे। Let x the distance between P and Q, and θ1 and θ2 are angle of elevation of top of mountain at P and Q। ये आपको पहले, और उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन करनी है।
देख क्या करना है इसके बाद, नीचे क्या लिखना है इसके, मैं तुम्हारे लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी में देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन ओ पी, h अपॉन ओ पी, इसलिए ओ पी वैल्यू सेपरेट कर दो, ओ पी इज इक्वल टू h अपॉन tan थीटा, और tan थीटा ऊपर लिखो तो कॉट बन जाएगा, h कॉट ओ पी निकल, एच ओ क्यू भी निकाल दो, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, tan थीटा थीटा 1 है वो है, ओके, tan थीटा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू एच अपॉन इसका बेस क्या होगा, ओ क्यू, एच अपॉन ओ क्यू, therefore ओ क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू एच कॉट थीटा। ये OP जो कि नहीं नाप सकते थे, कैलकुलेशन करिए बस, और OP, और अब आप OQ और OP में जो डिफरेंस है वो तो आपके हाथ में है। नाउ OQ माइनस OP, OQ माइनस OP की वैल्यू तो कंफर्म है x, बस योगदान की वैल्यू या वैल्यू आप निकाल चुके हो। OQ की h cot थीटा 2, h cot थीटा 2 माइनस OP की h cot थीटा इज इक्वल टू h take as common, cot theta 2 minus cot theta 1 is equal to x. So h यानी हाइट ऑफ माउंटेन इज इक्वल टू पूरे पूरे अपॉन में x अपॉन cot theta 2 माइनस cot theta 1। आपके पास तीन ही बात तो थी, दो ऑब्जर्विंग प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है और वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इन्हीं चीज़ की जरूरत है बस। उन वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, गुणा भाग करो, सीधा हाइट ऑफ माउंटेन यू ऑब्टेन। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद दो तीन लाइन क्या लिखनी है, देयर आर टू ऑब्जर्वेटिंग प्लेसेस P and Q as shown, ऐसे लेना as shown, समझ में नहीं आता तो ठीक है। x the distance between them and theta 1 and theta 2 are the angles of elevation of top of mountain at these places। ठीक, now in diagram लिख के और शुरू हो जाए, छोटी सी कैलकुलेशन लास्ट में, by knowing theta 1 theta 2 and x we can calculate the height of mountain। okay, ये पार्ट बी का पार्ट सी। पहला था इको मेथड, उसके दो पार्ट, दो करे तीन करे आपने, दो करे से नहीं, कहीं चार करे उसके तो। फिर आपने किए ट्रायंगुलेशन मेथड पार्ट बी, और अब है पार्ट सी पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में पैरेलैक्स मेथड का बेस क्लियर करके अगली वीडियो में उसके मेथड से कैसे कैसे बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। इसमें पैरेलैक्स मेथड का बेस क्लियर करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी कारण से वीडियो को छोड़ूंगा अभी, इसमें बेस क्लियर करने के बाद, कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसके मेथड भी समझ में आ जाएंगे। आप क्या करें, आपके हाथ में एक पेन होगा, इसमें
नहीं है तो उठा लें। उठा लिया पेन? मैंने भी उठा लिया ये पेन, ठीक है। और दूर कहीं किसी दीवार पे कोई लाइन रही होगी या कोई पोल रहा होगा बारीक सा, या कि किसी कैलेंडर में आप लाइन खींच दो मार्कर से और एक आंख यूज़ करें और उस लाइन के आगे अपना पेन लें। वो लाइन काफ़ी दूर है आपसे, 8-10 फुट दूर, और ये पेन आपके पास में है ऐसे, ठीक। इस पेन के ठीक पीछे वो लाइन जिसे हम बैकग्राउंड कर रहे हैं, वो लाइन इसके पीछे छिप चुकी है ऐसे। ये स्थिति आप लाएंगे अच्छी तरह समझने के लिए। उसके बाद आपका ना तो पेन हिलना चाहिए ना चेहरा हिलना चाहिए, वो लाइन इस पेन के पीछे छिपी होनी चाहिए। बस आप क्या करेंगे, जो आँख बंद है उसे खोल देंगे और जो खुली थी उसे बंद कर देंगे, और ज़रा से भी हाथ पेन नहीं हिलना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो लाइन एक आँख से देखने पे इसके पीछे छिपाई दे रही थी, दूसरी आँख खोल देने पे अब वो लाइन दिखाई दे रही है। बस यही पैरालैक्स है, ठीक। अगर बैकग्राउंड ऐसी है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अल्टरनेट आई यूज़ करें, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो हमें ये उस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में शिफ्टिंग नज़र आएगी, कभी इधर होगी कभी इधर होगी। सुन और सुन लो, जैसे बहुत दूर सन निकलने वाला है और हम एक पेड़ के पीछे खड़े हैं, ठीक। हमने इधर करा तो सन इधर दिखाई दिया, और हमने उधर करा तो सन उधर दिखाई दिया। अब सन तो अपनी जगह पे ही है, चाहे हम 1000 किलोमीटर दूर चले जाएं सन वहीं भी दिखाई देगा। हाँ, वो पेड़ 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारे पास में है वो शिफ्ट हो रहा है, जो दूर है वो तो भी वहीं पे ही है। आपको जो एग्जाम्पल बताया पेन वाला, वो जो दूर लाइन है वो तो वहीं पे ही है अपनी जगह पे, ठीक। हमें महसूस हुआ ये सरका हुआ, एक आंख से देखो तो यहाँ, दूसरी आंख से देखो तो सरका हुआ नजर आया है अपनी जगह पे ये पैरालैक्स। आप पैरालैक्स मेथड में सबसे पहले कुछ लिखेंगे, उसे सुन लें। आप क्या लिखेंगे? मेन हेडिंग पैरालैक्स मेथड में ही आपको कुछ लिखना पड़ेगा। सुनिए क्या लिखेंगे। इफ वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट with respect to a background by using our eyes alternately, then we observe a shift in object with respect to background. This is parallax. ये काम पॉज करके दोबारा सुन के लिख दें, आगे ना बढ़ना। आगे बढ़ जाओगे तो बहुत पेंडिंग काम होते चल जाएंगे। एक एक बात मेरी सुन के नोट्स बनाते रहो जब तक ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑफलाइन में तो फिर सब कुछ मेरे ऊपर है, मैं अपना खुद ही नोट लिखूँगा आपको, पर इस समय भी खुद ही लिखवा रहा हूँ। पर यह आवश्यकता है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, बिल्कुल वैसे वैसे चलते रहना आगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लेंगे। उसके बाद ये आपकी लेफ्ट आई, ये आपकी राइट आई, और ये है वो ऑब्जेक्ट जिसे आपको देखना है। अगर इधर लिख दोगे ना, अगर बैकग्राउंड कुछ हुई 8-10 फुट दूर, तो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड जो है वो इसके ऊपर नजर आएगी। सोचने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर किसी समझ में नहीं आता अचानक ही। देखिए 10 फुट दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं यूं करूँ या यूं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक आंख से देखूँ चाहे दूसरी आंख से देखूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मेरे ठीक ऊपर अगर सन है, इस आंख के ऊपर है कि इस आंख के ऊपर है? दोनों के ऊपर है।
सन के लिए आँख तो छोड़ो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक मेरे सर के ऊपर सन है, तो 1 किलोमीटर इधर आ जाऊँगा, तभी सिर के ऊपर नज़र आएगा। आई बात समझ में? ये लेफ्ट आई राइट आई है, जो इसके ऊपर नज़र आ रहा है, अगर वो बहुत दूर है, ठीक है, तो दूसरी आँख के भी ऊपर वही नज़र आएगा, इसलिए ये बैकग्राउंड एक ही है। ठीक, हम इसको देख रहे हैं, तब भी ऊपर नज़र आया, वो इधर नज़र आ रहा है ये, और इसको बंद कर देंगे, इसको देखेंगे, तो वो जो इसके ऊपर नज़र आ रहा था वो तो इसके ऊपर नज़र आएगा। बैकग्राउंड जो दूर होगा, सुने जरा, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक, और इधर से पेड़, सड़क के किनारे के ट्रीज खड़े हुए हैं और बहुत दूर सन निकल रहा है, तो आप जब 6-7 फुट दूर चल लेंगे तो कुछ पेड़ पीछे चल जाएंगे ना, पर सन वो पीछे चल जाएगा क्या? अगर आप यूँ देख रहे हैं, ये सन दिख गया, ठीक है, फिर आप 1 किलोमीटर आगे चले गए, अब नहीं दिखाई देगा वो, या 1 किलोमीटर पीछे छूट गया, यूँ देखोगे वहीं दिखाई देगा। इसलिए जो सन बहुत दूर है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है वो हमारे बहुत ज़्यादा चल लेने के बाद भी हमारे सामने नजर आएगा। और ये तो आइज है, आइज की पीछे कितनी डिस्टेंस है, आपके पास भगवान दी हुई 2 आँखें हैं, देख लो कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, और वो ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो बहुत दूर है, तो इसके सामने अगर वो है तो वही ऑब्जेक्ट इसके सामने भी है। क्लियर? इस कारण ये जो बैकग्राउंड जो इसके ऊपर है वही इसके ऊपर भी है। इस कारण ये देख रहा है तो वो बैकग्राउंड इसके इधर नजर आ रही है, और इस आंख से देखो तो उधर नजर आएगी। ठीक है, इस एंगल को मेजर कर लिया जाता है। ये एंगल जो होगा अल्टरनेटिव एंगल ये भी होगा, कुल मिला के पूरा एंगल आधा आधा एंगल नाप के मेजर कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, ये एंगल अगर θ1 और θ2 है तो एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, आपने पढ़ा होगा। एंगल हो गया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल r l r b गया तो बेस अपॉन रेडियस, ओ एल कह दो या ओ आर कह दो, ठीक है, ओ एल कह दो। क्या फर्क पड़ा इससे ओ एल इज इक्वल टू बी अपॉन θ1 प्लस θ2। एक बात आती है, सर ये कहाँ लगा, ये क्या कर दिया आपने? अरे बच्चों, आप वो ये आर कहाँ हुई, वो तो सर्कल होता है, सर्कल में हम कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो बच्चों, जब सर्कल बड़ा हो और बहुत छोटा पार्ट लिया जा रहा हो तो ये लगभग स्ट्रेट होता है, और ये तो 2 आंखों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस काफी ज्यादा, तो दिस टेक एज ए आर। ओके, इसलिए ऐसा लेते हैं। और ओ एल क्या, हमारे इस आंख से डिस्टेंस तो बात है कि अभी वो ऑब्जेक्ट हमारे से 10 फुट दूर है, इस आंख से कि इस आंख से, अरे दोनों से बराबर, किसी भी एक आंख से निकाल लो। तो बी क्या है, दोनों आंखों के बीच की डिस्टेंस, और ये क्या है, जो एंगल आपने नाप लिया बैकग्राउंड की हेल्प से। बस ये 2 बातें पता हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ओके, जो मैंने आपको लिखाया, उसके बाद डायग्राम बना के ये 3 लाइन नोट करना आज की इस वीडियो में। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो स्वाभाविक है, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हमें यहाँ से एक ट्री की डिस्टेंस निकालनी है, उस ट्री इतना दूर है, मान लो 2 किलोमीटर दूर, ठीक, तो हमें बैकग्राउंड चाहिए सन। हम यहाँ से देखेंगे, सन दिखाई दे रहा हमें, ठीक है, सन से पेड़ तक एक सन पे लाएंगे वो पाइप, उसमें एक छेद होता है, एंगल नापने वाला फंडा, और यूँ लाते 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 एंगल मेजर होता रहेगा। जैसे उस ट्री पे लाएंगे तो एंगल मेजर कर दिया,
फिर हम जाएंगे 20 किलोमीटर दूर लगभग, तो क्या देखोगे, सन तो अपनी जगह पे रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, सन तो अपनी जगह पे रहेगा, पर वो ट्री पीछे चल जाएगा। फिर वहाँ जाके 20 किलोमीटर आगे जाके देखें, फिर सन को देखेंगे और उसी ट्री पे फिर देखेंगे एंगल। भैया दोनों एंगल नाप लिया हमने, और 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हम गए थे उसे भी नाप लिया। बस इन्हीं की जरूरत है, एंगल, दोनों पोजिशन के एंगल और दोनों पोजिशन के बीच की डिस्टेंस। बस कैलकुलेशन करने के बाद उस ट्री तक की डिस्टेंस वी ऑब्टेन। ठीक है, खैर अभी कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है। ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट डाल देंगे, कल होगा ये डिस्टेंस ऑफ मून। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ मून, ये चलेगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से पहले पैरेलैक्स मेथड को बार बार सुने जो मैंने इस वीडियो में अब तक बताया, और खुद भी जानने का प्रयास करें। हाँ सन, हाँ हम जा रहे हैं, हाँ ऐसा होता है। सीखने का जज्बा होना चाहिए, सीखना तो है हमें। ओके, पूरी तरह पैरेलैक्स को ताड़ जाओ, बिल्कुल समझ जाओ, चाहे मुझे कॉल कर लो दोबारा, कोई दिक्कत होती है तो। ये तो वीडियो को ही दोबारा देखो, समझ में आएगा। डन है एकदम, समझ में आएगा पक्का। ओके, ये काम करें और अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि हाँ हमें पैरेलैक्स मेथड आ गया, कुछ ऐसा होता है जो बहुत दूर की चीज़ हमारे चलने के बाद भी वहीं पर रहती है और पास की चीज़ में शिफ्टिंग नज़र आ जाती है। इस चीज़ को अपने तरीके से समझें, आसपास के प्रैक्टिकल को देखते हुए समझें, तो आप समझ जाओगे। जब किसी चीज़ को ठान लोगे ना, हाँ करना ही है, तो डन होता है वो हमेशा। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं। पैरेलैक्स मेथड बता दिया गया है, अब इसका यूज़ करके मून डिस्टेंस कैसे निकालनी ये चलेगा, और एक अगला पार्ट, 2 पार्ट है इसके। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट करो।